Assalamu alaikum, dear students. This is Sikandar Ali. So, I hope that you are all fine. So, welcome to my YouTube channel, Knowledge for All, bottom to top. So, dear student, जिन स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे. सो चलते हैं लेक्चर की तरफ. चैप्टर 2 आज का जो लेक्चर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री. तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी वो कंप्लीट हो गया है. आज हम जो है वो लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री इट मींस चैप्टर 2 की जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. तो बायोमॉलिक्यूल्स ये टोटली इस मॉलिक्यूल्स की बेसिस पे ये चैप्टर बना हुआ है. इसमें से जो इसके मैक्रो लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं यहाँ पे. तो इस बायोमॉलिक्यूल्स की बेसिकल दो टाइप्स होती है. एक माइक्रो लेवल पे स्टडी किया जाता है और दूसरा मैक्रो लेवल पे. एक होता है लिपिड्स, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, देन अदर प्रोटीन्स. So this is contents introduction to biochemistry, importance of studying biochemistry, chemical composition of cells, properties and function of elements, biomolecules, water, organic molecules, condensation, hydrolysis, then other carbo. So last is the carbon. So first of all, introduction to biochemistry. Biochemistry is also called biological chemistry, is the study of the chemical process in living organisms. तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है बेसिकली इसके अंदर हम बायोलॉजिकल, इसका सेकंड नेम है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री. इसके अंदर हम केमिकल प्रोसेस जो लाइफ के साथ एसोसिएट होते हैं, इट मीन्स उनको यहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की अगर हमने स्टडी करनी है उनके केमिकल से रिलेटेड तो हमको बायोकेमिस्ट्री कंसीडर करते हैं. It deals with the structure and function of cellular components such as proteins, carbohydrate, lipids, nucleic acid and other biomolecules. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड ये इस चैप्टर के अंदर इट मीन्स इन सारा चैप्टर 2 जो बायोमॉलिक्यूल्स है ये इन की इट मीन्स ये प्रोटीन्स इनके ये बड़े बड़े जो है वो टॉपिक है. इस बेसिस पे ये सारा चैप्टर जो है वो बना हुआ है. अगर हमने इनकी स्टडी करनी है इट मीन्स इनके स्ट्रक्चर की, इनके कंपोजिशन की और इनके सेलुलर कंपोनेंट्स की, या फिर हम इनकी अगर केमिस्ट्री को पढ़ना है इट मीन्स इंडिविजुअल इनकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है तो बेसिकली उसको अंदर हम जो है वो बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं यहाँ. इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग बायोकेमिस्ट्री. सो बायोकेमिकल प्रोसेस. Biochemistry helps to understand biochemical process of the cells such as photosynthesis and cellular respiration. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बायोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बायोकेमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं. अब बायोकेमिकल प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट को ट्रैप करके जो है वो कन्वर्ट किया जाता है फूड या ग्लूकोज की फॉर्म में. तो ये भी विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री. ये एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम जो है वो सनलाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं फूड की फॉर्म में या फिर एनर्जी की फॉर्म में. तो इसी फूड को जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री. पैथोलॉजी इट मीन्स द स्टडी ऑफ डिजीज. इफ़ अ पेशेंट कंप्लेन्स about stiffness in small joints, then the physician may predict uric acid accumulation in blood result in gut. तो ये भी विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री इस पैथोलॉजी को स्टडी किया जाता है क्योंकि एक जो है वो पेशेंट कंप्लेन लेके आया कि उसकी स्मॉल जॉइंट के अंदर स्टिफनेस है. तो एक फिजिशियन ने उसे प्रिडिक्ट किया कि आपके ब्लड अक्यूमुलेशन हो गया है इसकी यूरिक एसिड के अंदर. एज अ रिज़ल्ट जो गॉट इट मीन्स इसको डिजीज़ कंसीडर करते हैं. तो इनको भी जो स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री. उसके बाद न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, द फंक्शंस एंड द रूल ऑफ विटामिन्स इन द बॉडी आर डिस्क्राइब ओनली बाय बायोकेमिस्ट्री. मेडिसिन्स, मॉलिक्यूलर biochemical knowledge is applied for the producing vaccines and
बायोटिक्स एंटीबायोटिक्स आर पावरफुल मेडिसिन्स दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये जो मेडिसन है बेसिकली इसकी भी स्टडी एक को अगर हमने स्टडी करना है तो विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री, उसके बगैर हम इनको जो है वो स्टडी यानी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे फाइट करना है, इट मींस द बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम जो है वो एंटीजन प्रिपेयर करते हैं। किसके खिलाफ एंटीबॉडी को प्रिपेयर करते हैं विद द अगेंस्ट ऑफ एंटीजन। तो जो बैक्टीरिया एंटीजन प्रोड्यूस करता है तो उसको रोका जा सकता है। उसे फाइट करने के लिए हम जो हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है बेसिकली वो उसके खिलाफ बनाता है एंटीबॉडी। अब वो एंटीबॉडी जो है वो जाके उस एंटीजन को जो है बैक्टीरियल एंटीजन को किल करती है और इस वजह से हमें जो है वो डिफेंस प्रोवाइड होता है। उसके बाद हैं केमिकल कंपोजिशंस ऑफ सेल। एवरी सेल इज़ मेड अप ऑफ लिविंग मटेरियल्स कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब पहले आप प्रोटोप्लाज्म को समझ लें। प्रोटोप्लाज्म इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म देन द साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की कॉम्बिनेशन को प्रोटोप्लाज्म कंसीडर किया जाता है। और ये प्रोटोप्लाज्म जो है बेसिकली एक लिविंग मटेरियल है। किसका बना हुआ होता है? सेल का बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद केमिकली प्रोटोप्लाज्म इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अब ये जो केमिकली प्रोटोप्लाज्म जो है वो बना हुआ है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स से, जिसे हम नाम दे रहे हैं किसका? इस बायो एलिमेंट्स का। अब कितने हैं बायो एलिमेंट्स? ओनली 6 बायो एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस देन सल्फर मेक अप 98% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं 6, इसे हम बायो एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जितना 100% होता है उनमें से 98% जो है वो ये बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं 6 तरह के। और उसके बाद अगर हम 2% की बात करें तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, जितने अदर जो हमारे बॉडी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी ओनली 2% होती है। और ज़्यादातर बेसिक ये होते हैं, इम्पोर्टेंस ये होते हैं, इस वजह से इसको हम नाम दे रहे हैं बायो एलिमेंट्स का। तो इसकी क्वांटिटी 100 में से कितनी होती है? 98% जो है वो ये 6 एलिमेंट है। अब यहाँ पे परसेंटेज डिवाइड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली 65% है, कार्बन 18.5% है, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.3%, फास्फोरस 1% एंड देन अदर सल्फ़र जो है वो आपके पास 0.3%। अगर इन सारों को हम सम अप करें तो ये आपके पास ओरिजिनल यानी जो परसेंटेज बनेगा इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एलिमेंट, जिसे हमने नाम दिया है बायो एलिमेंट्स का। तो अगर आप इन परसेंटेज को कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये 98% होगा। अब टोटल परसेंटेज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 100 है। अब इस 100 में से 98% बायो एलिमेंट्स का है और बकाया जो 2% है वो फर्दर एलिमेंट्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पाए, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस पोटेशियम है, सोडियम है। तो ये जितने भी फर्दर एलिमेंट्स है उनका जो परसेंटेज होता है वो 100 में से 2%। इट मीन्स वो जो एलिमेंट्स है वो रेयर अमाउंट में पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो इनकी है क्योंकि ये 100 में से 98% इनका परसेंटेज होता है जिसे हम बायो एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये फिगर है बेटा, इनको जो है वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी यही बुक की ली हुई है, लेकिन वहाँ पे मैंने जो है वो समझाने के हवाले से लिखा है, तो आपको वो फिगर अच्छी समझ में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं नाइट्रेट के NO3-, उसके बाद अमोनियम केटाइन के NH4+, उसके बाद डाईहाइड्रोजन फास्फेट के आपके पास HPO4-, उसके बाद हाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4, इसके ऊपर जो चार्ज है -2, और उसके बाद सल्फेट आयन जो है वो SO4, इसके ऊपर भी चार्ज है -2। तो ये भी आप देख लें।
उसके बाद मैंने आपसे पहले भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके बताया गया है कि बेसिकली ये जो एलिमेंट्स ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स, आपका सारा चैप्टर इन 5 मॉलिक्यूल की बेसिस पे बना हुआ है। तो उनमें पहला है प्रोटीन्स, सेकंड नंबर पे है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड पे है लिपिड्स, और फोर्थ पे न्यूक्लिक एसिड, और फिफ्थ पे है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो ये पूरा जो बायो मॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है वो सारा चैप्टर इस 5 टॉपिक के ऊपर जो वो बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल का बताया गया है। मॉलिक्यूल्स आपके पास है वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए, अदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आयंस। उस बैक्टीरियल और मेमिलियल सेल के अंदर हम डिफरेंस मालूम करेंगे। वाटर की क्वांटिटी जो है बेसिकली दोनों के अंदर सेम है। प्रोटीन्स जो है वो बैक्टीरियल 15 और 18 मेमिलियन है, तो इसका अंदर जो डिफरेंस है वो 3% का है। और कार्बोहाइड्रेट 3 to 4 मेमिलियन है, तो इसके अंदर जो डिफरेंस है वो 1 है। लिपिड्स 2 और 3 अगेन इसके अंदर मेमिलियन के अंदर, यानी दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो 1 है। डीएनए के अंदर 1 प्लस बैक्टीरियल है और मेमिलियन है 0.25, तो अगेन इसके अंदर जो डिफरेंस है वो 0.75 का है। और इसके बाद आरएनए 6 है बैक्टीरियल और मेमिलियन है 1.10, तो इसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो 4.19 होगा। और अदर ऑर्गेनिक के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है और इनऑर्गेनिक के अंदर भी 1 यानी यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं मिलता। तो आई होप ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आगे चलते हैं। उसके बाद ये वाटर्स। वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग सेल। क्यों ये जो है वो अबंडेंट कंपोनेंट है? क्योंकि आगे बता रहा है इट्स वॉल्यूम वेरीज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 70% to 90%। अब इनका जो वो इस वजह से है क्योंकि वाटर बेसिकली एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, तो इनकी जो क्वांटिटी होती है लिविंग सेल्स के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स ले लें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ले लें, तो उनके अंदर जो वो 70 to 90%। हमारे अंदर अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो वाटर होता है वो उसकी क्वांटिटी 70 to 90% जो है क्वांटिटी है। इस वजह से हम इनको नाम दे रहे हैं किसका, अबंडेंट। उस वजह से हम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। उसके बाद द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर और डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका फार्मूला एक आगे बता रहा है। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स, ज्वाइन किसके साथ, मोनोऑक्साइड इट मीन्स 1 ऑक्सीजन एटम। तो आपको ये फिगर यहाँ पे नज़र आ रही है डायपोल की फॉर्म में। तो जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और 2 हाइड्रोजन के एटम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है पार्शियली पॉजिटिव साइन से जो है वो शो किए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद है पोलैरिटी। अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलैरिटी। ये पोलैरिटी की डेफिनेशन है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे जो है वो आपको आइडेंटिफाई करके बताई है। वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, आपको पता होगा, मीनिंग दैट देयर इज़ एन अनइवन चार्ज, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पोलर इस वजह से है, कोई भी आयोनिक फॉर्म में अगर आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाना चाहते हैं तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि वाटर इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, इस वजह से हम इनको कंसीडर करते हैं। वाटर इज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज माइनस नियर द ऑक्सीजन एटम एंड द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज़ पॉजिटिव नियर द हाइड्रोजन एटम। तो ये वही बात हुई पहली फिगर के अंदर। यहाँ पे आप देख लें, ये चार्जेस जो नेगेटिव है वो ऑक्सीजन के ऊपर है और जो पॉजिटिव चार्ज है ये 2 हाइड्रोजन एटम के ऊपर है। उसके बाद कह रहा है कि अ मॉलिक्यूल्स विद सच अ चार्ज डिफरेंस इज कॉल्ड अ डायपोल। तो ये डायपोल की डेफिनेशन है जिसके अंदर जो है वो चार्ज का डिफरेंस आ रहा है, एक के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है ये वाला और एक के अंदर जो है वो ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को जो है वो डायपोल कंसीडर किया जाता है। ये आपको यहाँ पे डायपोल की डेफिनेशन नज़र आ रही है। तो ये फिगर भी आप अंडरस्टैंड कर लें बेटा। ऑक्सीजन से लेकर हाइड्रोजन तक, यहाँ पे ऑक्सीजन से लेकर हाइड्रोजन तक बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम बॉन्ड डायपोल कंसीडर करते हैं।
और वाटर बेसिकली एक मॉलिक्यूलर डायपोल है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाया जाता है, एटम्स की फॉर्म में आपको वाटर नहीं मिलता, तो इस वजह से हमने इसको मॉलिक्यूलर डायपोल कंसीडर किया है। तो ये भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने की बातें हैं सारी। उसके बाद है पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये इस पोलरिटी की टाइप्स के अंदर आ रहा है पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। अ पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली शेयर बिटवीन टू एटम्स, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1A से बिलोंग करता है और क्लोरीन बेसिकली जो है वो ग्रुप 7A से बिलोंग करता है। तो अगर ये दोनों एक ग्रुप से होते हैं, सपोज़ अगर ये हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो रही है। अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो इस हाइड्रोजन की जगह भी क्लोरीन होता, तो हम कहते हैं यहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो रही है। लेकिन एक यहाँ पे ग्रुप 7A से बिलोंग करता है, वो एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट हमें यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो हाइड्रोजन है, यानी बेसिकली ये ग्रुप 1A से बिलोंग करता है। तो दोनों के अंदर जो है वो ग्रुप चेंज है। इस ग्रुप चेंज होने की वजह से हम इनको अनइक्वल शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स कंसीडर करते हैं। तो इस बॉन्डिंग को जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग कंसीडर किया जाता है। पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग occur because one atom has a stronger affinity for electron than the other। जाहिर बात है एक की एफिनिटी स्ट्रांग होगी, जो ग्रुप 7A से बिलोंग करता है तो उसका एफिनिटी इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। वो चाहेगा कि इस एक हाइड्रोजन को जो है वो क्लोरीन अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करे। इस वजह से ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वो क्लोरीन की होती है, क्योंकि ये ग्रुप 7A से बिलोंग करता है और हाइड्रोजन ग्रुप 1A से बिलोंग करता है। तो इसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी पावर इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता, क्योंकि इसके लास्ट शेल के अंदर होता ही एक इलेक्ट्रॉन है जो क्लोरीन इनसे ले लेता है और अपना अपडेट जो है वो मुकम्मल करता है। इस वजह से इस दोनों के अंदर जो बॉन्डिंग बनती है उसे हम पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग कंसीडर करते हैं। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है यहाँ पे डायपोल। अब ये डायपोल जो है बेसिकली बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द वाटर मॉलिक्यूल्स स्पेंड मोर टाइम अराउंड द ऑक्सीजन एटम्स देन द हाइड्रोजन एटम्स, द ऑक्सीजन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल डेवलप अ पार्शियल negative charge because of the negative charge of on the electron। ये कहता है कि ऑक्सीजन के ऊपर ये अपना वैलेंस शेल जो है वो वाटर का इन द फॉर्म ऑफ डायपोल। अब ये मोर टाइम जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों डायपोल के अंदर जाहिर बात ऑक्सीजन का एक जो है वो एटम होता है और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स होता है। जब ये बॉन्डिंग करते हैं तो इसे हम डायपोल कंसीडर करते हैं। और दूसरी बात ये कह रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन के एंड पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इसी तरह हम अगर इलेक्ट्रॉन को देखें तो उसके एंड पे यानी उसके ऊपर भी जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है। फॉर द सेम रीज़न अगर हम दूसरे रीज़न्स को यहाँ पे देखें, एंड द हाइड्रोजन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस तरह हाइड्रोजन जो एटम है उसके ऊपर जो है वो आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगी। इस वजह से ये जो है वो आपको यहाँ पे डायपोल की फॉर्म में मिलता है। वाटर मॉलिक्यूल इज़ द फॉर्म ऑफ डायपोल। तो क्योंकि वो इस वजह से चार्ज की बेसिस पे हमने इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा। ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पे है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। पहले हमने क्या पढ़ी थी? पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। तो डायपोल जो है वो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये आ रहा है पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर। अब हम स्टडी करें इस नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग को। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग आर अ टाइप ऑफ बॉन्ड, ये भी बॉन्ड की टाइप है, दैट अकर्स व्हेन टू एटम्स शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली विद ईच अदर। अब यहाँ पे आप देखें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग, इस वजह से हम इनको कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये ग्रुप 1A से बिलोंग करता है और दूसरा भी इन्होंने जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन लिया हुआ है।
तो इसको भी ये भी जो है वो ग्रुप 1 से, अगर यहाँ पे एक क्लोरीन होता तो हम इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप 1 से जो है वो बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पे दोनों क्लोरीन होते हैं वो भी नॉन पोलर कहलाते हैं, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन होंगे यहाँ पे सपोज, तो वो भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग की एग्जांपल होगी। लेकिन इस जगह अगर एक क्लोरीन होता, एक यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये, तो ये हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन है, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, वो इस वजह से क्योंकि दोनों जब फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे इक्वली, इट मीन्स एक तरह की फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे, इस वजह से यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन इक्वली विद ईच अदर, यानी कोई ज़्यादा जो है वो फोर्स अप्लाई नहीं करता, दोनों के दोनों जो है वो फोर्स एक जितनी अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, आपने देखा था कि इसके अंदर जो है वो बेसिकली आपको हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था उस क्लोरीन ने ले लिया था, क्योंकि क्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा थी किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन के मुकाबले में, क्योंकि ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है क्लोरीन। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इक्वल फोर्स अप्लाई होगी और इक्वली जो है वो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेंगे। इस वजह से जो म्यूचुअल शेयरिंग होगी और जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, लेकिन उसका जो टाइप है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग इसे कंसीडर किया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मालिक्यूल्स, ये भी एक तरह की बॉन्डिंग होती है जो वाटर मालिक्यूल्स के अंदर पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ वीक अट्रैक्टिव फोर्स between partially positive atom of one molecules and partially negative atoms in an other और दी सेम मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप दोनों को दो जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं आपको, ये एक और दूसरा ये। इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे हाइड्रोजन पे जो है वो होती है पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो इस बॉन्ड को हमने जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कंसीडर किया है, और ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो बॉन्ड बनता है, इस वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो बॉन्ड मतलब कि डेवलप होता है, इस बॉन्ड को हमने नाम दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो ये वाला जो डॉटेट्स आपको नज़र आ रही है ऑक्सीजन से लेकर हाइड्रोजन तक, तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस से मिलके बनता है, तो इससे हम नाम दे रहे हैं किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो आई होप कि बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्लाइड्स जो मैं बनाता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि आप ख़ुद स्लाइड्स को पढ़ के भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आप जो है वो जो क्यूरीज आपके माइंड के अंदर होती है वो आइडेंटिफाई हो जाती है, उसमें आपका जो है वो बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है बेटा। अब जो है वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज एनी मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन जो है ये एक बेसिक एलिमेंट है। ऑर्गेनिक की पहचान ही ये कि जो है वो दोनों की प्रेजेंस हो। अगर हाइड्रोजन लेट सपोज नहीं भी है तो भी हम इनको ऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं कार्बन की बेसिस पे। तो अगर कार्बन को हम यहाँ से हटा लें तो फिर हम उनको ऑर्गेनिक नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि कार्बन जो है बेसिकली बेसिक एलिमेंट है। ऑर्गेनिक की पहचान ही प्रेजेंस ऑफ कार्बन है। अगर कार्बन एटम एलिमेंट्स नहीं है तो हम इसको ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं कर सकते, फिर वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो कार्बन की यहाँ पे प्रेजेंस है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी है, तो ये जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन है। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट एंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिजम्स आर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी। अब ये जो हम स्टडी करते हैं ये हम कहते हैं माइक्रो लेवल पे, ये हम मैक्रो लेवल पे स्टडी नहीं करते। अब फोर जो इम्पोर्टेंस क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की है वो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, देन अदर न्यूक्लिक एसिड। तो इन फोर्स को जो है वो स्टडी किया जाता है मैक्रो लेवल पे। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, इनको स्टडी किया जाता है माइक्रो लेवल पे।
इन फोर्स को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड को स्टडी किया जाता है मैक्रो लेवल पे। तो ये बेसिकली दो टाइप्स होती है इस मॉलिक्यूल्स की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। आई होप बेटा कि ये भी स्लाइड्स आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय कंडेंसेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मतलब कि टॉपिक है। कंडेंसेशन, बेसिकली कंडेंसेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस बाय which two molecules are joined together to make a large, more complex molecule with the loss of water molecule। अब कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या है बेसिकली? ये केमिकल प्रोसेस से दो मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्वाइंट होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है विद उसकी बेसिस जैसे वो बनता है तो उनमें से जो वो लॉस होता है वाटर, तो लॉस ऑफ वाटर इट मीन्स डिहाइड्रेशन। इस कंडेंसेशन को हम जो है वो सेकंड नेम डिहाइड्रेशन का भी देते हैं। When two monomers join, a hydroxyl OH group is removed from one monomer and a hydrogen H is removed from the other। तो एक मोनोमर से जो है वो हाइड्रोजन, आगे फिगर है मैं यहाँ वहाँ पे भी आइडेंटिफाई करूँगा, लेकिन आप यहाँ पे सुन लें। दो मोनोमर्स यूज़ होते हैं, एक से हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप रिमूव होता है और दूसरे से हाइड्रोजन जो है वो एटम रिमूव होता है। दिस प्रोड्यूस द वाटर। अब जैसे ये दो हाइड्रोजन OH जब कंबाइन होते हैं तो प्रोड्यूस का क्या होता है? वाटर गिवन ऑफ ड्यूरिंग अ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसे हम जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप इस फिगर को अंडरस्टैंड करें। इसको हम नाम दे रहे हैं एंडरजेनिक प्रोसेस का, या फिर जो इसका जो सेकंड नेम है ऑटोट्रॉफिक। इसके अंदर जो रिएक्शन होता है कंडेंसेशन के अंदर वो होता है एनाबॉलिज्म कंडेंसेशन रिएक्शन, हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये रेड कलर का एक मोनोमर है, ये आपको दूसरा मोनोमर नज़र आ रहा है जहाँ पे मैं एरो घुमा रहा हूँ। एक से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दूसरे से OH रिमूव हो रहा है। जब ये दोनों OH और हाइड्रोजन कंबाइन होंगे तो ये यहाँ पे रिमूव होने वाली जो चीज़ होगी वो वाटर होगी। तो ये दो आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर करते हैं। डाइमर इट मीन्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाटर जो यहाँ पे ये मिल रहा था ये आपको यहाँ पे रिलीज़ फॉर्म में नज़र आ रहा है, और ये दो मॉलिक्यूल्स, दो मोनोमर आपस में कंबाइन हो गए हैं। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं जो है वो कंडेंसेशन। लेकिन यहाँ पे जो कंडेंसेशन हो रही है वो है एनाबॉलिज्म कंडेंसेशन के नाम से, और इसे हम जो है वो वाटर की रिमूवल को हम यहाँ पे नाम देंगे डिहाइड्रेशन का। तो कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब दो मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं तो जब वाटर को रिमूव किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं कंडेंसेशन का या फिर डिहाइड्रेशन का। तो इस वजह से हम नाम यहाँ पे एंडरजेनिक प्रोसेस हो रहा है और ऑटोट्रॉफिक ये प्रोसेस खुद ब खुद होता है इस वजह से। तो यहाँ पे इसके इन्वर्स है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस इज़ द अपोजिट टू कंडेंसेशन। तो बेसिकली ये कंडेंसेशन के इन्वर्स है। अ लार्ज मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू स्मॉलर सेक्शन बाय ब्रेकिंग अ बॉन्ड एडिंग H to one section and OH to the other। तो since it involves the addition of water, वहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे आप देखें कि वाटर इस कंडेंसेशन के अंदर लॉस ऑफ वाटर, यानी तो ये टोटली इन्वर्स है हाइड्रोलाइसिस से। तो यहाँ पे आपको ये एडिशन ऑफ वाटर, यानी इसके अंदर वाटर ऐड करवाना पड़ता है। ये फिगर के अंदर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, मैं वो समझा रहा हूँ आगे स्लाइड्स में जो है वो इसकी फिगर आ रही है। दिस एक्सप्लेन वाई इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस मीनिंग स्प्लिटिंग बाय वाटर। तो इसके अंदर वाटर को जो है वो स्प्लिट किया जाता है, और स्प्लिट करके जो है वो, अब कंडेंसेशन के अंदर तो हाइड्रोलाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ बाय वाटर, तो वाटर को स्प्लिट करके जो है वो हम हाइड्रोलाइसिस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोलाइसिस बेसिकली जो है वो इस कंडेंसेशन से अपोजिट होती है। ठीक है, तो आगे इस फिगर के अंदर आप तो एक मोनोमर से
जब ये लार्ज मॉलिक्यूल सेपरेट होता है, ज़ाहिर बात है जब ब्रेकिंग होती है तो एक H और एक वन सेक्शन से और दूसरा OH जो है वो कंबाइन, इट मीन्स सेपरेट होते हैं और कंबाइन होके एडिशन करते हैं वाटर की। तो यहाँ पे आप देखें इस फिगर के अंदर, तो इसको जो है वो हम यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो इसे हम कैटाबोलिज्म हाइड्रोलाइसिस कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे जो रिएक्शन होगा इसे हम कैटाबोलिज्म हाइड्रोलाइसिस कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना एनाबोलिज्म कंडेंसेशन, तो इस रिएक्शन को हम कैटाबोलिज्म कंडेंसेशन कैटाबोलिज्म हाइड्रोलाइसिस कंसीडर करते हैं। और ये एक्सरजेनिक प्रोसेस होता है, हेटेरोट्रॉफिक की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे आप देखें ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, और यहाँ पे जो है वो वाटर ऐड हो रहा है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही ऐड होगा तो प्रोडक्ट साइड पे आपको यहाँ पे जो है वो कंबाइन फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है वाटर। तो इस प्रोसेस को जो है वो हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, इसी रिएक्शन के अंदर ये वाटर जो है वो सेपरेट होता है। इस वाटर को स्प्लिट करके ऐड करवा के जो है वो हम इसको नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोलाइसिस का। अच्छा, इसके लिए जो दूसरा वर्ड है, जो दूसरा टर्म है वो एडिशन ऑफ वाटर। तो इस वजह से हम हाइड्रोलाइसिस को एडिशन ऑफ वाटर करवा के जो है वो ब्रेक डाउन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं किसकी, वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स वाटर को ब्रेकअप। यहाँ पे जो वाटर ये ऐड हो रहा है ये आगे प्रोडक्ट साइड पे आपको ब्रेक फॉर्म में नज़र आ रहा है। H आइन अलग है और OH आइन अलग मोनोमर पे अटैच है। ठीक है बेटा, आई होप कि ये फिगर भी आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे है मोनोमर्स। अ मोनोमर फ्रॉम ग्रीक मोनो वन and metos part is a small molecule that may become chemically bonded to other monomers to form a polymer। अब कहता है कि जब मोनो की माना सिंगल, और ये एक पार्ट है बेसिकली, जब हम मोनोमर्स को कंबाइन करते हैं केमिकली बॉन्डेड की तरह, मतलब उससे कंबाइन किया जाता है तो उनसे बनते हैं पॉलीमर। अब एग्जांपल है यहाँ पे मोनोमर कौन कौन से हो सकते हैं, तो अमाइनो एसिड ये मोनोमर है, न्यूक्लियोटाइड ये भी मोनोमर है, ग्लूकोस भी मोनोमर है, और फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल ये भी क्या है, मोनोमर। ठीक है बेटा। अब polymers is naturally occurring a synthetic compounds consisting of a large molecules made up of a link series of repeated simple monomers। जब हम सेम मोनोमर्स को जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं, यानी उसको जब रिपीट करके कंबाइन कर रहे होते हैं तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं पॉलीमर्स का। अब आपके पास जो पॉलीमर्स की एग्जांपल है वो है पहला एग्जांपल है प्रोटीन्स। तो ये किस मोनोमर से बिल्डअप होता है, ये अमाइनो एसिड की जब चेन या फिर उसको हम एक साथ जो मिलाते जाएं तो हमें प्रोटीन मिलता है। अब इसको हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं और इसको जो है वो बेसिकली हम यहाँ पे जो है वो मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको न्यूक्लिक एसिड नज़र आ रहा है, इसको पॉलीमर यानी मैक्रो लेवल की फॉर्म में स्टडी किया जाता है। उसके बाद जो है पॉलीसैचराइड्स, इसको भी जो है वो मैक्रो लेवल पे स्टडी की जाती है, और लिपिड्स को भी जो है वो मैक्रो लेवल पे स्टडी की जाती है। तो ये सारे आपको मैक्रो लेवल पे मिलते हैं। इट मीन्स इस वजह से हम इनको नाम दे रहे हैं पॉलीमर्स का। और ये आपको जो है वो माइक्रो लेवल पे मिलते हैं, तो इस वजह से हम इनको नाम दे रहे हैं मोनोमर्स का। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी बेटा। उसके बाद है बेसिक एलिमेंट कार्बन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। अब इसके आउटर शेल में आपको जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। कौन से, एक ये आपको नज़र आ रहा है, एक ये और एक लास्ट में जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो सिंस कार्बन नीड्स 8 electron to fill its shells, it form 4 bond
विद अदर एटम्स। तो जब ये दूसरे एटम्स से मिलता है, दूसरे एटम्स को हम स्टडी, तो जब ये अपना वैलेंस मुकम्मल वैलेंस शेल जब मुकम्मल करता है, उसके लिए इसको जो है वो ज़रूरत होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तब जाके ये फिल करता है अपने वैलेंस शेल को। उसके बाद कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट। ये एमसीक्यूज पॉइंट्स से जो है वो सारी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जो है वो अच्छी जो है बनाई इस वजह से, क्योंकि आप जो है वो एमसीक्यूज भी इनसे अच्छे वो है वो निकाल सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तो आपका जो होता है वो फ़ायदा ही होगा बेटा। और टेट्रावेलेंट कहते हैं इस कार्बन को, तो ये भी कभी कभार एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाएगा। उसके बाद एक कार्बन कैन आल्सो बी डबल कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं CH यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, बीच में आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, यह कार्बन, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल। तो जो डबल बॉन्ड है बेसिकली, यानी यहाँ पे शेयरिंग हुई है 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की फॉर्म में, तो इसको हम नाम दे रहे हैं, ये इसकी एग्जांपल है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी नज़र आ रहा होता है। कार्बन कैन आल्सो फॉर्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रिपल है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड आपको कार्बन टू कार्बन नज़र आ रहे हैं। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपको 2 डबल बॉन्ड, इट मीन्स 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, इस वजह से हमने इसको नाम डबल कोवेलेंट बॉन्ड का दिया है। और इसके अंदर आपको इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपको 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो इसको हमने नाम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग का दिया है। तो ये भी इजी फिगर है, इतनी मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद कार्बन को पहले हमने कंसीडर किया कि ये बैकबोन है, तो यहाँ पे लीनियर यानी कोई ब्रांच नहीं है, और ये जो चेन है ये जो है वो लीनियर चेन की फॉर्म में है। इसको आप एक साथ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भी रख सकते हो। उसके बाद ये आपको ब्रांच चेन में नज़र आ रहा है, मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे जो है वो 3 तरह के अटैच, तो इसे हम ब्रांच चेन कंसीडर करें। तो जहाँ से भी आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये 2 ब्रांच में, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तब भी ये 2 आपको ब्रांच की फॉर्म में नज़र आएंगे। उसके बाद आपको एक और एग्जांपल इसका अंदर मिल जाता है। तो इनसे जो है वो हट के कोई एग्जांपल नहीं होता, जो होते हैं जो भी इस कार्बन बैकबोन के अंदर आता है वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल की फॉर्म में रख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको साइक्लिक नज़र आ रही है, देखें, तो ये भी साइक्लिक, ये भी, और ये मिथाइल जो ग्रुप है बेसिकली, तो इनके अंदर भी आपको यहाँ पे साइक्लिक कार्बन यानी एक साइक्लिक चेन की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में आपको जो है वो चेन नज़र आ रही है। तो आई होप बेटा ये भी आपको जो है वो समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी फिगर है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि मेरी जो सिलेक्शन होती है कि मैं चीज़ों को इजी करके समझाऊं, ताकि स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है बेटा। उसके बाद है केमिकल बॉन्ड्स। तो बेसिकली लॉसिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स रिजल्ट इन फोर्सेस कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो ये केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है, जिसके अंदर लॉसिंग होती है, गेनिंग, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, एटम टू एटम कनेक्टेड होते हैं फोर्स की हवाले से, तो इसे हम जो है वो केमिकल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कौन से होते हैं? एक होते हैं आयोनिक बॉन्ड, दूसरे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनको भी हम आगे जो है यहाँ पे डिस्कस करना। Ionic bonding is a transfer of electrons from one atom to another. अब आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र होती है, यानी शेल को मुकम्मल किया जाता है विद द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम से दूसरे एटम तक, दूसरे से फिर से वो ही सेम एटम की तरफ। तो इस शेयरिंग को जो है वो, इस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो आयोनिक बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। तो पहले जो लाइन लिखी है इसकी डेफिनेशन कंसीडर की जाती है। एटम्स दैट हैव लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइंस। तो जिसके अंदर एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उससे लॉस हो या फिर गेन हो, एक एटम से इलेक्ट्रॉन लिए जाएं या फिर उसी एक एटम्स को इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, तो इस लॉसिंग और गेनिंग को जो है वो हम नाम दे रहे होते हैं आइंस का। द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन आइंस हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और जब हम इलेक्ट्रॉन से इनसे जो है वो लेते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं,
और जब इसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आती है। यानी इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन इनसे लिया हुआ है, और जब इनसे इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, आप देख रहे हैं। और इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करके रखा है, गेन किया है, तो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज। यानी चार्ज के हवाले से ये टोटली जो है वो इन्वर्सली होते हैं। एलिमेंट्स और एटम्स और चार्ज के बीच में जो इनका रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्सली होता है। एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम क्लोराइड NaCl इज फॉर्म, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज ट्रांसफर टू क्लोरीन। तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन अपना दिया है तो इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गई, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का लिया है तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इस तरह से इसके अंदर जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद एक कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म व्हेन एटम्स शेयर टू और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा जो वो शेयरिंग होती है। इस म्यूचुअल शेयरिंग को हम नाम दे रहे होते हैं इस कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर्ड बाय द एटम्स। अब ये डिपेंड करता है, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस कि इट मीन्स के इट मीन्स पेयर कितने बने हैं, और पेयर की बेसिस पे इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कंसीडर की जाती है। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सिंगल बॉन्ड लेस देन, ये जो है वो लेस देन की जो सिंबल है वो इस तरह से है क्योंकि सिंगल बॉन्ड लेस देन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लेस देन ट्रिपल बॉन्ड। दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें कि ट्रिपल बॉन्ड इज़ ग्रेटर देन डबल बॉन्ड इज़ ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, तो ये भी बात सेम ही हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं। हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। इसके अंदर डबल बॉन्ड के अंदर इसके अंदर हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दो, लेकिन एक हाइड्रोजन का एक दूसरे हाइड्रोजन का, तो म्यूचुअल जो शेयरिंग यहाँ पे हुई है तो बॉन्ड जो बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो डबल ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन एलिमेंट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आए और दो हाइड्रोजन से। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की यूजिंग है वो यानी 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के अंदर यूज़ हुए, दो एक ऑक्सीजन के और दो दूसरे ऑक्सीजन। तो उसके बाद यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। और ट्रिपल बॉन्ड की पहचान ये है कि यहाँ पे इन्होंने तीन इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए हैं। इट मीन्स इस वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो जाहिर बात है सिंगल लेस होगा डबल से और डबल लेस होगा जो है वो ट्रिपल से। तो दूसरे अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं ट्रिपल ग्रेटर देन डबल, डबल ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटा, आई होप कि ये 20 स्लाइड्स आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये कुछ आपकी सिंटैक्स बुक के हवाले से कुछ पेजेस मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं ताकि आप इनको भी देख लें तो आके आपको बात जल्दी समझ में आ जाए। यहाँ पे आप पेज नंबर 17 ये बुक चैप्टर सेकंड बायोमॉलिक्यूल्स, तो उसका पेज 17 है यहाँ पे। तो पहले जो पैराग्राफ है उसके अंदर वही डेफिनेशन आपको बता रहा है बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इस कॉल्ड, जिसे बायोकेमिस्ट्री कंसिडर किया जाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन का बता रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म, अगर आपने मेरी इंफॉर्मेशन लेनी है तो मेरी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आपने मेरे डीएनए को देखना होगा क्योंकि मेरी जितने भी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है वो मेरे डीएनए के अंदर होती है। ठीक है, तो आप जब इस डीएनए की क्लास केमिस्ट्री स्टडी करते हो तो विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो वो भी आप जो है वो बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से जो है वो मेरे डीएनए को स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आपको आइडिया हो सकता है, आपको जो है वो उस चीज़ से आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इसका करेक्टर क्या होगा, इसके फीचर्स क्या होंगे और ये आगे जाके क्या करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो उनसे जो है वो आप मेरी
ये जो है वो करेक्टर को जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये बताया गया है कि जो एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं वो जब नॉर्मल चीज़ों को स्टडी करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर, तो अपने आप एबनॉर्मल चीज़ें हमने आइडेंटिफाई हो जाती है। वो इस वजह से कि हम किसी स्पर्म को लेते हैं मेल से और ओवम को लेते हैं फीमेल से, एज अ रिज़ल्ट जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जायगोट बनता है। अब उसी जायगोट्स में से ये एक सेल पे पहले मुश्तमिल होता है, उसके बाद ट्रिलियंस ऑफ सेल बनते हैं। जैसे ये अडॉप्ट होता है, डेवलप होता है, तो नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, आप अब अगर नॉर्मल चीज़ों को स्टडी करते हो तो अपने आप अब नॉर्मल को हम जो समझ सकते हैं कि जो है वो एरर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट के अंदर भी उसने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, तो उसको भी जो है वो इन्वेस्टिगेट किया गया था। उसके उस टाइम में जो वो चैलेंजेस थे, तो पहले जब बायोकेमिस्ट्री नहीं थी, इट मीन्स जब उनका कॉन्सेप्ट नहीं, तो कुछ ऐसे सवालात थे जिनको आइडेंटिफाई करना जो है वो मुश्किल बन रहा था थर्ड पॉइंट के अंदर। तो उनको आइडेंटिफाई अब तो किया जा सकता है, क्योंकि अब बायोकेमिस्ट्री जो है वो इवॉल्व हो गई है और उनसे हम जो है वो इनको थर्ड पॉइंट को भी इजीली क्लियर कट कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जब कोई इशू होता था तो फिर उसके लिए उन साइंटिस्ट के लिए जो था वो मसला था, फिर उनको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे उस टाइम। लेकिन अब जो है हम इन क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पे आपको नज़र है, हाउ डज फर्टिलाइज्ड एग गिव्स rise the different types of cells such as muscle cell, brain and liver cell, or how do cells find the other to form the complex organ, how the growth of cells control। तो ऐसे अजीब what are the causes of cancer, तो ये जो है what is the mechanisms of memory। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली इनको पहले अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जब बायोकेमिस्ट्री था ही नहीं तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से इट मीन्स देते। लेकिन अब इनकी सॉल्यूशन मिल गई है हमें विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो हम इनसे जो है वो इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। अब मसला नहीं है, पहले मसला था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है फंडामेंटल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो जाहिर बात है ये केमिकल से ही इवॉल्व हो, इसके स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, फंक्शन को जो है वो डिपेंड वो भी जो है वो बेसिकली डिपेंड होता है इस केमिकल की बेस पे। तो आई होप आप खुद भी ये बुक से पढ़ लें, आपको बातें समझ में आ जाएगी। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं, मैं उसकी आंसर आपको जो है वो दे दूँगा बेटा, ठीक है। क्योंकि मैंने स्लाइड्स के अंदर ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जो, अगर आप स्लाइड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो तो यहाँ पे ये बहुत ही इजी है, क्योंकि इनसे ही मैंने जो है वो स्लाइड प्रिपेयर की है, तो आपको जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो वही बातें प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की कॉम्बिनेशन को कहते हैं। ये लिविंग मटेरियल है, ये स्लाइड्स के अंदर मैं बता के गया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो 70 to 90% ये भी बता के गए हैं वाटर की कंसनट्रेशन होती है, और जो बचता है उसे ड्राई वेट कंसिडर किया जाता है, तो वो 10 to 30% ड्राई वेट होता है। और बायोकेमिकल्स के अंदर जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो 6 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये इसका परसेंटेज भी मैंने बता दिया था स्लाइड्स के अंदर, 98% है। और ये बहुत इजी है बेटा, इतना जो है वो मुश्किल नहीं है जैसे आप इनको समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जब वो इस फिगर को आप छोड़ लें, एटॉमिक वेट को और परसेंटेज को भी छोड़ लें, ये मैं वैसे बता के गया हूँ स्लाइड्स के अंदर। यहाँ पे हम फोकस करेंगे इस बेसिक एलिमेंट्स को और इनके फंक्शंस को देखेंगे। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, और कंपोनेंट्स की हम ड्यूरिंग फिक्सेशन करवाते हैं फोटोसिंथेसिस की। हाइड्रोजन वाटर से मिलता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे आगे मैंने ये जो है वो हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो वो मैं वहाँ पे समझा दूँगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह से। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलता है हमें, यूज़ एरोबिक रेस्पिरेशन की फॉर्म में यूज़ होता है। नाइट्रोजन नाइट्रेट से हमें जो है वो मिलता है अमाइनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स को एंजाइम्स, ये सारे यूज़ होते हैं इसके अंदर। और फास्फोरिक एसिड यानी उससे हाइड्रोजन फास्फेट से हमें मिलता है। अब हाइड्रोजन फास्फेट के अंदर न्यूक्लिक एसिड, एटीपी, फास्फोलिपिड्स, कोएंजाइम्स, एनएडीपी और एनएडीपीएच, ये जो है बेसिकली
NAD और NADP जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ATP जो है वो एनर्जी कैरियर इसे हम कंसिडर करते हैं, और फास्फोरस जो है वो फास्फेट सल्फेट आयन से हमें मिलता है सल्फ़र। तो ये भी बेसिकली ये सल्फ़र है सॉरी, तो ये सल्फेट आयन से हमें मिलता है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड कोएंजाइम्स। तो ये भी चार्ट बहुत इजी है, जो सारा चार्ट मैंने यहाँ पे जो है वो ड्रा किया है। इसके एलिमेंट सपोज एक फेज से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इसे हम ऑक्सीडेशन कंसीडर करते हैं, और इसी एक्स एलिमेंट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो हम इसे रिडक्शन कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट इस वजह से, क्योंकि इसमें इनमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो हम इनको रिडक्शन कंसीडर करते हैं। उसके बाद अमाइनो एसिड की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बीच में कार्बन, और यहाँ पे आपको अमाइनो ग्रुप नज़र आता है। तो ये फिगर जो है वो अमाइनो एसिड की है। अमाइनो एसिड इट मींस द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स जिसे कंसीडर किया जाता है। इसको माइक्रो लेवल पे स्टडी किया जाता है, और जब इनकी बिल्डिंग ब्लॉक बनाई जाती है तो उसे प्रोटीन कंसीडर किया जाता है। प्रोटीन को हम मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। और नीचे बिल्कुल आपको ये आर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रेडिकल है। यहाँ पे जो है वो ग्रुप्स चेंज होता है, उस हिसाब से हम इन अमाइनो एसिड को नाम देते हैं, उस नाम से असाइन करते हैं। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली ये स्मॉल यूनिट्स ऑफ DNA और या फिर RNA का होगा, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर हम देखें तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फास्फोरिक एसिड ये यूज़ होते हैं। टोटल इसके अंदर 5 पेंटोज मीन्स 5 कार्बन वाला, कार्बन नंबर 1 पे जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है, और कार्बन नंबर 5 पे जो है वो फास्फोरिक ग्रुप एसिड का ग्रुप जो है वो ऐड होता है। इससे इन्वर्स जो है वो टोटल इन्वर्स होते हैं ATP को हम एनर्जी कैरियर कंसीडर करते हैं, मैंने बताया। और NADP लास्ट में आपको यहाँ पे नज़र आया, NADP और NADPH जो है वो बेसिकली आपको एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं बेटा। तो इसके अंदर भी सेम 5 कार्बन पेंटोज शुगर, और इसके फर्स्ट कार्बन में 89 ग्रुप अटैच होता है, और 5 कार्बन पे जो है वो 3 फास्फेट के ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं। इस वजह से हम इनको जो है वो पेंटोज यानी ATP कंसीडर करते हैं। ATP मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनाइन और पेंटोज शुगर को मिला के हम एडिनोसाइन कंसीडर करते हैं, और उसके साथ 3 फास्फेट को जब कंबाइन करके स्टडी करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो ATP कहलाती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नाइट्रोजीनियस बेस और ये फॉस्फोर, तो दोनों के अंदर यहाँ पे एक फास्फेट अटैच होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, और यहाँ पे 3 फास्फेट को एक साथ स्टडी करते हैं इस ATP की अंदर जो है वो यही डिफरेंस होता है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं होता बेटा। तो आई होप ये फिगर्स भी आपको जो है वो, ये भी मैंने बहुत ईजी जो है अपनी हैंड राइटिंग से बनाई हुई है ताकि आपको जो है वो जल्दी बात समझ में आ जाए। उसके बाद ये बुक की वो सेम आगे का पेज है, वही बातें कर रहा है। जब आप उनको मिलाते जाते हैं तो उनसे बनता है प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कंबाइन करें तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, फिर कार्बोहाइड्रेट को लिपिड के साथ करें फिर भी कॉन्जुगेटेड। तो ये 5 तरह के जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जो इस चैप्टर के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। ये सारा चैप्टर इन 5 मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है वो बना हुआ है। इनके आगे यानी इनसे बाहर हम नहीं जा सकते इस चैप्टर के अंदर, तो इनको जो है वो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। उसके बाद परसेंटेज का बताया गया है बैक्टीरियल और मैमिलियन, ये भी आपको आगे नज़र आ रहा है। ये भी मैं चार्ट स्लाइड्स के अंदर मैंने समझाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप खुद इनको स्टडी कर लें, इजी है बहुत। और ये भी जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भी जो है वो बताया गया है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिंथेसाइज विद इन originally mean that the molecule could be synthesized within the living organisms। यहाँ पे आपको definition नज़र आती है, modify the molecule containing carbon as a basic element bonded covalently। तो जिसके अंदर कार्बन की प्रेजेंस होती है उसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है, और जहाँ पे कार्बन की एब्सेंस होती है वहाँ पे उसको हम ऑर्गेनिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं।
तो ये सारे आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कार्बन बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और जो नहीं नज़र आते हैं उसे हम नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन, तो उसे हम नाम दे रहे होते हैं। ये कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्डेड नहीं है तो इसे हम नाम दे रहे हैं किसका, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। तो ये भी चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। हो यहाँ पे वही बातें कर रहा है, मोनोमर कैसे जो है वो कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, फिर पॉलीमर कैसे टूट के जो है वो मोनोमर बनाता है। तो यहाँ पे देख लें, मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब यूनिट कॉल्ड मोनोमर। अब कौन से हैं, अमाइनो एसिड सपोज, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर, पॉली मीन्स मैनी, मैक्रो। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ें बता रहा है, स्लाइड्स के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, आप उस स्लाइड्स को देखें तो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड अपने आप हो जाती है। तो इतना इसके अंदर रॉकेट जो है वो इंग्लिश नहीं लिखी हुई, समझाने जैसी है। इट मीन्स इंसान पढ़ के जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन इनसे अच्छा मैंने स्लाइड्स के अंदर लगाया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। आप वो वहाँ पे स्लाइड्स को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो इस बुक को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पॉलीसेचराइड से मोनोसेचराइड्स जब मिलते हैं तब पॉलीसेचराइड्स बनता है, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, ये माइक्रो लेवल पे स्टडी किए जाते हैं, और न्यूक्लिक एसिड को मैक्रो लेवल पे, इसका जो सब यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड, और फैटी लिपिड्स का जो है वो फैटी एसिड है, और प्रोटीन्स का सब यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड है। उसके बाद एक और रहता है कार्बोहाइड्रेट का जो सब यूनिट है वो है ग्लूकोज। तो यहाँ पे वही बातें जो है वो आपको, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं तो जॉइनिंग टू मोनोमर्स, जब दो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो कंडेंसेशन, या इस कंडेंसेशन प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि वाटर की रिमूवल होती है। डिहाइड्रेशन मींस वाटर का रिमूव होना, तो इसको भी सेम चीज़ कंडेंसेशन कंसीडर किया जाता है। तो ये प्रॉपर जो है वो स्टडी की जाती है। एनर्जी एक्सपेंसिव होता है, इससे के अंदर जो एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप जो है वो बेटा देख रहे हैं, मोनोमर रिपीट, जब इसको बार बार रिपीट किया जाता है तो पॉलीमर बनता है। अमाइनो एसिड यानी माइक्रो, इसको मैक्रो लेवल पे स्टडी किया जाता है। जब ये अमाइनो एसिड कंबाइन होता है तो प्रोटीन, ग्लूकोज जब कंबाइन है तो पॉलीसेचराइड्स मीन्स ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये सब यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए और आरएनए दोनों। और यहाँ पे वही कंडेंसेशन वाली बात, जब इनको मैंने फिगर के अंदर अच्छा समझाया हुआ है। यहाँ पे देखें, वाटर निकल रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, और आगे ये दोनों बॉन्ड बना के जो है वो एक साथ कंबाइन हो गए हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज। नीचे आपको इनके इन्वर्स फिगर मिल रही है। जब ये दो जो है वो पॉलीमर जब जो है इसके अंदर ऐड करवाते हैं वाटर को, एज अ रिज़ल्ट आपको ये जो है वो वाटर यहाँ पे सेपरेट नज़र आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा है द पॉलीमर ब्रेक डाउन बाय एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज़ कॉल्ड द हाइड्रोलाइसिस, या फिर हमें हाइड्रेशन कंसीडर करते हैं। यानी इसकी जो है वो वाटर को जैसे ही ऐड किया जाता है इस सेकंड फिगर के अंदर, लास्ट वाली जो है, तो बेसिकली वाटर की एडिशन जो है वो पॉलीमर को ब्रेक डाउन करवा देती है। पहले ही यहाँ पे आप देखें पॉलीमर जो है वो एक साथ इट मीन्स कंबाइन थे, जैसे हमने वाटर को ऐड किया तो ये सेपरेट हो गए हैं, और इस सेपरेशन को जो है वो हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, या फिर हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद वही बातें यहाँ पे आप देखें, वाटर रिमूव हो रहा है, इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं डिहाइड्रेशन का। और दो मोनोमर आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। इस फिगर में भी आप देख लें जो है वो वाटर ऐड हो रहा है, तो ऐड को हम देते हैं हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन यानी वाटर की एडिशन को हाइड्रेशन कंसीडर किया जाता है। और दो मोनोमर आपस में सेपरेट हो रहे हैं, यानी कंबाइन नहीं हो रहे हैं, पहले कंबाइन थे अब जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, तो इसको हम नाम दे रहे हैं हाइड्रोलाइसिस का। तो ये फिगर भी बहुत इजी है, अगर आप स्लाइड समझ लेते हो तो इसको समझने में मसला नहीं होता। ठीक है बेटा। तो उसके बाद है हाइड्रोलाइसिस, वही सेम बात, हाइड्रोलाइसिस ब्रेकिंग, किसको, वाटर की ब्रेकिंग को कंसीडर किया जाता है। एडिशन ऑफ वाटर, उसके अंदर वाटर ऐड किया जाता है, और जब वाटर ऐड होता है तो ये मोनोमर्स सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, तो ये फिगर आप यहाँ पे देख लें, ये इसके अंदर वाटर जैसे हमने ऐड किया तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर पहले ये कंबाइन थे, अब जो है वो सेपरेट हो गए हैं वाटर की एडिशन की फॉर्म में।
यहाँ पे अपने वाटर इसके अंदर ऐड करवाया। पहले ये कंबाइन थे, बॉन्ड बना रहे थे। जैसे ही वाटर इसके अंदर ऐड हुआ तो यहाँ पे आप देखें ये मोनोमर जो है वो सेपरेट हो गए। तो यही बता रहा है, इस डेफिनेशन को जो है वो हाइड्रोलाइसिस कंसीडर किया जाता है। उसके बाद वही बातें जो है वो यहाँ पे भी नज़र आती हैं। ब्रेक डाउन को हम नाम दे रहे हैं कैटाबोलिज्म का। जब इसको कंबाइन किया जाता है दोनों को तो हम एनाबोलिज्म, बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती है, एक को कैटाबोलिज्म कंसीडर करते हैं, एक को एनाबोलिज्म। जब दो कंबाइन हो रहे होते हैं तो एनाबोलिज्म, दो मोनोमर जब कंबाइन होते हैं तो एनाबोलिज्म, जब दो मोनोमर ब्रेक डाउन होते हैं तो कैटाबोलिज्म। इट मीन्स एनाबोलिज्म आपका यूज़ होता है कंडेंसेशन के अंदर, कैटाबोलिज्म आपका यूज़ होता है हाइड्रोलाइसिस के अंदर। ठीक है बेटा, इसके अंदर दूसरी समझाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे वही बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिक एलिमेंट है कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको हम टेट्रावेलेंट कहते हैं, वैलेंसी 4 होती है इसकी। वही बातें जो मैंने यहाँ पे समझा दी है पहले ही। ये इनको जो है वो लीनियर कंसीडर किया जाता है, इनको ब्रांच जो है वो कंसीडर किया जाता है, इनको साइक्लिक, और डबल बॉन्ड को जो है हमने नाम दिया है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपको साइक्लिक फॉर्म में नज़र आ रहा है, और इसको हम आयोनिक को आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये डोनर है सोडियम। ठीक है, इसके अंदर 11 जो है वो नंबर हैं, लेकिन इनसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर क्लोरीन की तरफ जा रहा है। तो ये डोनर हुआ, क्लोरीन एक्सेप्टर। जैसे इलेक्ट्रॉन इनसे जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, और ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो साइन पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो साइन नेगेटिव। तो इसको हम आयोनिक बॉन्ड कंसीडर करते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बेसिकली दोनों के अंदर इक्वल शेयरिंग होती है। ये ग्रुप 1A से हाइड्रोजन, ये भी ग्रुप 1A से हाइड्रोजन। तो इनके अंदर जो शेयरिंग होती है वो म्यूचुअल शेयरिंग यानी इक्वल शेयरिंग होती है, इस वजह से इनको हम नाम दे रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। तो बेटा आई होप ये आपको स्लाइडें जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और इनमें से आप जो है वो अपने लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, और इनसे जो है वो फर्दर आप जो है वो नोट्स के अंदर स्लाइड्स को यूज़ कर सकते हो। और जब आप इनको स्टडी करते हो तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप मैं ये यकीन के साथ आप को जो वो अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि जब आप मेरी स्लाइड्स को स्टडी करते हो तो आपको बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो वो बहुत ही इजी करके आपको समझाया हुआ है। आई होप कि जो है वो आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय बेटा।